हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विरेचन कर्म। ये भी हम कंप्लीट विरेचन कर्म मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। पंचकर्मा का है तो ये 5th पॉइंट है, सिलेबस पॉइंट। आप देखोगे विरेचन कर्म 5th पॉइंट है तो मैं इसमें कंप्लीट का कंप्लीट आपको विरेचन कर्म कराऊंगी। तो आप सिलेबस में देखोगे तो इसमें 17 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सारा का सारा पढ़ाऊंगी, नहीं सिर्फ आपको सारा का सारा समझाऊंगी भी। ठीक है, सारा आपको मैं याद कराऊंगी साथ के साथ। ठीक है, आपको ये वीडियो विदाउट स्किप एंड तक देखनी है। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसमें 17 पॉइंट है, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या है। फर्स्ट हमें पढ़ना है एटिमोलॉजी, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ विरेचन कर्म। सेकंड आता है यूटिलिटी ऑफ विरेचन कर्म इन हेल्थ एंड डिसीज। थर्ड इज इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर विरेचन। फोर्थ, ये सब हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस में इंग्लिश में दिया हुआ है तभी मैं वहाँ की हेडिंग थोड़ी इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, बट हम हिंदी में ही पढ़ेंगे सारे पॉइंट्स। फोर्थ है नॉलेज ऑफ कॉस्ट एंड अग्नि। फिफ्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ विरेचन ड्रग, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ विरेचन द्रव्य। सिक्स, जनरल नॉलेज ऑफ सिंगल एंड कंपाउंड विरेचन ड्रग, प्रॉपर्टीज, एक्शन, प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन विद स्पेशल रेफरेंसेस टू त्रिवृत। इसके अंदर हमें त्रिवृत पढ़ना है, आरगवत पढ़ना है, एरंट, कटुकी और जयपाल। ठीक है, सेवेंथ, पूर्व कर्म ऑफ विरेचन, दीपन, पाचन, अभ्यंतर स्नेही एंड डाइट, and management of 3 gap days, abhyantar swedan and diet. Ninth is management on morning of virechan day. 10th, preparation of virechan kalp, anupan, dosh, method of its administration. 11th, methods of virechan karm and management during virechan karm and observation. 12, symptoms of samyak yog, ayog, atiyog of virechan karma. 13, post virechan management. 14, types of shuddhi, heen, madhya, pravar according to samsarjan karm. And 15, complication of virechan and their management with ayurveda and modern drugs. 16, परिहार्य विषय। 17, विरेचन कारमुक्ता और मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये 17 के 17 मैं आपको याद कराऊंगी। अब देखो 17 पॉइंट है, कुछ ना कुछ 5-6 तो क्वेश्चन इसमें से इजीली बन ही जाएंगे। तो आपको साथ के साथ मैं आपको बताती रहूंगी क्या फर्स्ट हो गया क्या सेकंड हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम सारा आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विरेचन कर्म। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिस उनके पास नोटिफिकेशन आती है वो देखेंगे कि यार ये बहुत बड़ी वीडियो है, हम नहीं सुनते। तो मैं आपको उस चीज में एक बात बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे पूरा दिन तो मन नहीं करता ऐसे पढ़ने का कि फोन चला लो फोन चला लो, लेकिन अगर आप उनको एक बार लगा दो ना बैठाने पे, ऐसे अगर वो सुनने लगे तो वो पढ़ने लग जाते हैं। तो एक बार आप ट्राई करके देखना, आप इसको सुनना जरूर। ठीक है, स्किप तो मत करना, आप इसको सुनना जरूर। अगर जैसे घूमते फिरते हो और तब आपके पास आ जाए, आप कहीं घूमने जा रहे हो, ऐसे में तो मत सुनना। घर पे बैठे हो फोन चला रहे हो सिंपल, तब तो आप फोन चलाने की जगह इसको एक बार जरूर सुनना, कुछ और देखने की बजाय। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा इजीली और आपको फिर इसको सुनने के बाद आपको खुद ही अच्छा फील होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले विरेचन कर्म। विरेचन कर्म के पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या बोला है इन्होंने कि जो शरीर के अंतर्गत जो कोई भी मल होता है किसी भी मार्ग से बाहर निकालना उसे विरेचन कहते हैं। ठीक है जी, मल को किसी भी मार्ग से बाहर निकालना उसे विरेचन कर्म कहते हैं, विरेचन कहते हैं। और बेसिकली इसको ज्यादातर जो यूज किया जाता है ना, वो अधोमार्ग के मल को निकालने के लिए ही ज्यादा यूज किया जाता है विरेचन शब्द, लेकिन चरक जी तो दोनों के लिए बोल देते हैं। ठीक है, और जो विरेचन शब्द होते हैं सामान्य अर्थ में शोधन प्रक्रिया के यूज किया जाता है। जैसे ऊर्ध विरेचन वमन के लिए करते हैं, अधो विरेचन विरेचन जैसे यूज होता है, शिरो विरेचन नस्य है, मूत्र विरेचन है, शुक्र विरेचन आता है। ठीक है, आचार्य चरक जी ने बोला है जो वमन होता है वमन के लिए भी इन्होंने विरेचन संज्ञा ही दी है। ठीक है, जैसे उसके लिए उन्होंने ऊर्ध विरेचन दे दिया है। और जो बेसिकली जो यूज किया जाता है विरेचन जो वर्ड, वो गुद मार्ग से मल को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब आती है इसकी एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी में क्या है, विरेचन है ना, ये वर्ड है ना, तो आपको इसको ब्रेक करना है। वी पहले लिख देना है, री च है ना, र च है तो इसको रिच बना दो, और न का अण बना दो, उसको बना दो अनिच। ठीक है, वी रिच अनिच। ठीक है, वी जो है वो उपसर्ग है, रिच आपका धातु है, अनिच और ल्यूट प्रत्यय लगाकर आपका ये विरेचन शब्द बनता है, और जिसका मीनिंग क्या होता है, मल आदि को बाहर निकालना। ठीक है, नेक्स्ट आती है डेफिनेशन। ये आपको छोटी सी कोटेशन यहाँ पे याद करनी है।
ये कोटेशन क्या है, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भाग, सॉरी, ऊर्ध्व होगा तो उसे वमन कहेंगे, अधोभाग होगा तो उसे विरेचन कहेंगे। ठीक है, तो तत्र दोष हरणम अधोभाग विरेचनम संज्ञक, जो अधोभाग से मल या दोष आदि को निकालने की प्रक्रिया होती है उसे आप क्या बोलते हो, विरेचन कहते हो। अब आता है इसका महत्व। पित्त में बेसिकली सर्वश्रेष्ठतम चिकित्सा बोली गई है। आपको पता है जितने भी पित्तज विकार होते हैं उनमें क्या करते हैं, विरेचन करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें इन्होंने बोला है क्योंकि विरेचन द्रव्य सबसे पहले अमाशय में जाता है और जो विकृत पित्त होता है उसको वहां से अपकर्षण कर लेता है, खींच कर नीचे के मार्ग से निकाल देता है। ठीक है, और इसको ना मैं आपको एक तरीके से समझाती हूँ, एक स्टोरी से। जैसे हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट की मैंने जड़ी निकाल दी तो क्या उसके फल फूल पत्ते रहेंगे, वो भी खराब हो जाएंगे ना। तो सेम ऐसे ही है, अगर हम मूल को नष्ट कर देंगे ना तो ये जो हाँ कहीं और भी होगा ना विकृत पित्त, वो खुद ही स्वयं क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, एटिमोलॉजी, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। सेकंड आता है यूटिलिटी ऑफ विरेचन कर्म हेल्थ में और डिसीज में। तो जो समस्त की बात करते हैं, जैसे ये क्या करता है, बुद्धि का प्रसादन करता है, बुद्धि अच्छी करेगा। विरेचन से दोष आदि मलों का शोधन होने से बुद्धि का प्रसादन होता है, इंद्रियों में सबलता की प्राप्ति होती है। ठीक है, देखो आपके अच्छा दिमाग चलेगा, ठीक है, इंद्रियां आपके अच्छे से काम करेंगी, धातुओं में भी आपकी स्थिरता रहेगी, उत्साह की वृद्धि, चित्राग्नि प्रदीप्त होएगी। देखो जब आपका सारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा ना तो आपके अंदर इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी। ठीक है, और आपका काम करने का मन भी करेगा, और बुढ़ापा देर से आएगा। अगर आप ज्यादा एक्टिव रहोगे तो बुढ़ापा ऑब्वियसली देर से आएगा। और स्वस्थ और दीर्घायुष्य है। शरीर के दूषित जो त्रिदोष होते हैं, मल को दूर करने में और रोगों को नष्ट करने में, या बल वर्ण को ये बढ़ाता है ना, तो इसमें भी ये बेनिफिशियल होता है। काश्यप अनुसार विरेचन द्वारा शरीर शुद्ध हो जाने से धातुएं शुद्ध हो जाती हैं। काश्यप जी बोलते हैं कि अगर आपका शरीर के शुद्ध हो गया, क्योंकि विरेचन से शरीर की शुद्धि हो जाती है, तो आपका क्या होता है, धातुएं भी शुद्ध हो जाती हैं और इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं और क्रियाशील रहती हैं, मतलब कार्य करती रहती हैं, और वीर्य की समृद्धि होकर संतान उत्पत्ति की क्षमता प्राप्त होती है। ठीक है, अब आते हैं संशोधन। वमन विरेचन आदि का प्रयोग करने से व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घजीवी होता है। अब आता है यहाँ पे रोगों में। अब आपने स्वास्थ्य में तो बता दिया, रोगों में क्या इसका यूटिलिटी है। तो जैसे ज्वर होता है, ज्वर में आपको पता ही है पित्त है ना, तो जो उच्च ताप होता है उसको ये क्या करता है, कम करता है। रक्त भार वृद्धि में, जैसे हाइपरटेंशन रहता है उसमें भी ये आपको सही रहता है, वेरिकोज वेन में, आंत्र वृद्धि में। और विरेचन गर्भाशय पर प्रभाव डालकर रजस्त्राव का प्रवर्तन कर देता है। ठीक है, मतलब रज को गिरा देता है, उसमें ब्लीडिंग कॉज कर देता है। ठीक है, और रक्तज रोग जैसे कुष्ठ, विसर्प, रक्तपित्त है, प्लीहा, विदर्दी, इनमें भी अच्छा होता है। पित्तज विकार जैसे पांडु, कामला, लिमक, इनमें भी। और जो मानसिक होते हैं जैसे मद, मूर्छा, इनमें भी ये क्या होता है, यूजफुल होता है। और सकल मल संशोधन, मतलब जिस व्यक्ति में शरीर में कफ, पित्त, रक्त, मल अधिक मात्रा में हो और वायु भी इसके साथ मिली हुई हो, तो आपको वहां पे संशोधन बेस्ट रहता है। हृदय और वृक्क वाले में भी आपका ये बेस्ट रहेगा। और जो आपका विरेचन में अन्न नालिका में से त्याज्य पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिससे कोष्ठबद्धता, शिरशूल, व्याकुलता शांत हो जाते हैं। मतलब जो भी आपके आंत्र में या फिर इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो भी सारी ठीक हो जाती है इससे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, कोष्ठबद्धता नहीं रहती, कॉन्स्टिपेशन वगैरह उससे नहीं रहती है, और शिरशूल भी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। थर्ड की बात करते हैं, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब कि योग्य, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपकी अयोग्य आते हैं। तो सबसे पहले योग्य की बात करते हैं। तो आपको पता है जितने भी पित्तज विकार हैं, जैसे कुष्ठ है, ज्वर है, प्रमेह, ऊर्ध्व रक्तपित्त है, मद, मूर्छा, जैसे मैंने आपको बताया था, बगंदर, अर्श, अर्बुद, ये कर लो आप इसमें, अर्श, अर्बुद। ठीक है, फिर अलसक विसूचिका कर लो, पांडु, शिरशूल, पार्श्वशूल। देखो दाह करने हैं, नेत्र दाह, मुख दाह, ठीक है, एंड कासमास, वात, रक्त, ये आप कर लेना। ठीक है, इसमें से नेक्स्ट है अयोग्य, किसमें नहीं करनी, जो सुकुमार है, छोटे बच्चे हैं जैसे, और जिनके गुद पे शत हुई हुई है। ठीक है, जिसको अधोरक्तपित्त है, क्योंकि अधोरक्तपित्त में क्या होती है, अपोजिट चिकित्सा। रक्तपित्त में क्या होती है, अपोजिट चिकित्सा होती है। जिसने लंघन के बाद दुर्बल इंद्रियों वाला हो, जिसकी अग्नि मंद हो, क्योंकि अग्नि मंद होगी
तो उस द्रव्य का डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जो विरेचन वाला जो द्रव्य होता है वो डाइजेशन के बाद ही काम करते हैं। निरूबस्ती देने के बाद काम आदि से व्यग्र, अजीर्ण में, नव ज्वर में और मदात्या में आपको नहीं देनी है। मतलब जिनमें इनका ज्यादा पित्त बढ़ा रहता है, जो ज्यादा ही कृश होते हैं, रुक्ष होते हैं, अति स्निग्ध है या तो ज्यादा, ठीक है, अति स्थूल है, वृद्ध है, दुर्बल है, और बस ये जो भी आपको इनमें से याद रहे वो आप इसमें याद कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 10 तो आपको होने ही चाहिए। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि देखो इसमें से आपको क्या याद कर लेना है। अगर मैं आपको 10 से ज्यादा याद कराऊं तो जैसे कुष्ठ है, ज्वर है, प्रमेह हो गया, ठीक है। फिर आपका अर्श अर्बुद आ जाता है, अल्सक विसूचिका आ जाता है इसमें, ठीक है। का श्वास आ जाता है, नेत्रदाह आ जाती है, और नेत्रदाह मुखदाह आएगा, शिरशूल पार्श्वशूल आ जाता है, ठीक है। और आप अपनी मर्जी से कर लेना इसमें, ठीक है। कामला पांडु तो देखो रहेगा। फिर आता है इसमें अयोग्य, किसमें नहीं करना, दुर्बल है, जो सुकुमार है, जिनका गुद में शत हो गया, अधोरक्त पित्त है, ठीक है, जो ज्यादा चल के ज्यादा भाट होते हैं या फिर ज्यादा क्षीण है, मद का सेवन ज्यादा करते हैं, ठीक है। और इसमें आप कर सकते हो ज्यादा क्षीण है, ज्यादा अति स्निग्ध है, मोटा है, वृद्ध है, इन सब में आपको यहाँ पे नहीं करना, ठीक है जी। गर्भिणी में नहीं करना, नवप्रसूता में नहीं करना, अतिसार वाले में नहीं करना, जो दुखी रहता है उसमें नहीं करना। अब आता है अयोग्य को विरेचन कराने से क्या हो जाएगा। तो अयोग्य में जैसे आपके पास, मैं आपको सिंपल सी स्टोरी, मैं ना अपने टाइम पे मतलब अयोग्य ऐसे अलग से याद नहीं करती थी, क्योंकि हमें पता है ये पॉइंट्स तो याद करने ही है, तो इस कारण मैं इन्हीं की स्टोरी बनाती थी। तो मैं आपको वही स्टोरी शेयर करती हूँ जिससे आपको इसमें से वो याद भी हो जाए, और आप इनके भी बता सकते हो कि अगर आपने इनको करा दिया है विरेचन तो क्या हो सकता है विकार। तो सबसे पहले आता है सुभग में विरेचन, मतलब जैसे सुकुमार को अगर आपने विरेचन कराया, जैसे कोई छोटा बच्चा है, पहले तो मैं आपको स्टोरी याद कराऊंगी, ठीक है, बाद में उसके विकार बताऊंगी। सुकुमार है, सुकुमार में गुदा में शत हो गया, मतलब उसको विरेचन हुई थी, उससे क्या हो गया, उसके गुदा में शत हो गया। गुदा में शत होके क्या हो गया, उसका दुर्बल इंद्रिय होगी, अग्निमांद होगी, ठीक है। फिर आपने उसको क्या दिया, निरूबस्ती दे दी। फिर निरूबस्ती का क्या बाद रहा, उसको अजीर्ण इंडाइजेशन रहेगी। इंडाइजेशन हुई उस बच्चे को तो उसको फीवर हो गया, नया नया फीवर हो गया। नया नया फीवर होने के बाद उसको हमने सोचा कि थोड़ी सी ना मध पिला देते हैं, थोड़ी सी, बिल्कुल वो बहुत रो रहा था तो थोड़ी सी मध पिला दी। मध से उसका बेचारे का पेट फूल गया, आधमान हो गया उसको। आधमान होने से इसको ऐसा लगा, उस हवा ऐसी लग रही थी उसके पेट में जैसे शल्य का काम कर रही हो, और हवा के कारण इतना रुक्ष हो गया था और उसका क्रूर कोष्ठ हो गया था, ठीक है। तो मैंने तो ये ऐसे ही याद किए थे, और भी इसमें आते हैं 3 पॉइंट और। फिर इसमें क्या हुआ, शतादि से गर्भणी तक के में ये तो रहने दो, ये भी रहने दो, ठीक है। और जो ये काम क्रोध शोक भी है ये वाला हम कर लेंगे, ये तो हमें पता ही होता है। तो देखो स्टोरी समझ आई कि एक छोटा बच्चा है, आपने उसको विरेचन कराया तो उसके गुदा में शत हो गया। गुदा में शत हो गया जिसके कारण उसकी दुर्बल इंद्रिय होगी, अग्निमंद होगी, और आपने उसको निरूबस्ती दे दी। अब निरू दे दी, उसके बाद उसको हो गया इंडाइजेशन, अजीर्ण हो गया। फिर उसको फीवर हो गया, फीवर हो गया, आपने सोचा चल फीवर हो गया, ज्यादा रो रहा था, थोड़ी सी मध पिला देते हैं, सो जाएगा बच्चा। मध पिलाई, उससे आदमान हो गया, आदमान ने शल्य का काम किया, अतिरुक्ष हो गया वहां से, ठीक है, और क्रूर कोष्ठ हो गया। तो ये 10 पॉइंट तो मिनिमम मिनिमम आपको पता ही होने चाहिए। तो अब बात करते हैं इनके क्या होगा उनको देने से। सुकुमार में दिया, छोटे बच्चे हैं, पहले ही इतनी जान तो होती नहीं उनमें, तो क्या होगा, हृदय का अपकर्षण होगा, और उद और अधोभाग से उसमें रक्त की प्रवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। और गुदा में शत होने से हम उसमें पेन होगा, अब शत हो गया तो पेन होगा ना उसको बहुत ज्यादा। और अगर ये आता है कि दुर्बल इंद्रिय अग्निमद है, तो ये वेग को सहन नहीं कर पाते। इनडाइजेशन में किया तो और आम बन जाएगा, नवज्वर में भी आम बन जाएगा, ठीक है। मदात्या में वायु प्रकोपित हो जाती है, आदमान में भी वायु बढ़ जाती है, एंड उसके बाद इसमें आता है अगर शल्य से पीड़ित है तो भी यहाँ पे भी वायु बढ़ेगी। लास्ट वाले में तो सब में वायु ही बढ़ जाते हैं, इससे प्राण का नाश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है, ये तो आप रहने ही देना, हाँ वो ही आएगा इनमें लास्ट में, तो अति प्रवृत्ति का भय रहता है इसमें, ठीक है जी। तो ये आपको स्टोरी समझनी है अपने माइंड में कि अयोग्य में आपको ऐसे याद रखना है। सबसे पहले छोटा बच्चा था, उसको विरेचन दिया तो गुद में शत हो गया, गुद में शत हो गया तो आप वो उसकी मंद अग्नि होगी, ठीक है जी, और उसकी दुर्बल इंद्रियां होगी, और क्या हो गया, उसको निरूबस्ती दे दिया आपने। निरूबस्ती जैसे ही दी, अजीर्ण हुआ, नवज्वर हो गया, मदात्य आएगा,
अधमान आएगा, शल्य आएगा, वायु, अतिरुक्ष और क्रूर कोष्ठ आते और ये शोक आदि आ जाएगा और इसके अंदर मुक्तनाल और अधोरक्त पित्त वाला आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जो ये क्रूर कोष्ठ और जो ये अग्नि वाला कंसेप्ट है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये पहले आ चुके हैं, इसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड मैं कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पंचकर्मा की लेक्चर सीरीज देखना, आपको वहां पे वो मिल जाएंगी। फिफ्थ पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ विरेचन ड्रग्स। देखो, वैसे मैं इसमें आपको बता ही देती हूँ एक बार क्या है ये कोष्ठ और अग्नि का कंसेप्ट। बेसिकली आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मिलेगा कोष्ठ और अग्नि का कंसेप्ट। तो वेट अ मिनट, आई विल चेक दैट। कोष्ठ एंड there is a coast and agni, knowledge of coast and agni, कोस्ट एंड अग्नि। या कोस्ट एंड अग्नि की अगर मैं बात करते हैं तो इसमें आता है यहाँ पे, देखो आपको ना फर्स्ट जो मैंने पढ़ाई हुई है आपको वहां पे मिल जाएगा। वैसे ये 8 पॉइंट पे इंपॉर्टेंस ऑफ कोस्ट एंड अग्नि परीक्षा, फिर भी चलो बता देती हूँ, आप ओरली सुन लीजिए। जो अग्नि की परीक्षा होती है ना, वो एक दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक अभ्यावरण, एक जीर्ण जरण शक्ति। मतलब कितना हम खा सकते हैं और कितना हम पचा सकते हैं। एक तो खाने की शक्ति आती है, एक उसको पचाने की शक्ति आती है। ठीक है, अभ्यावरण मतलब खाने की, जरण मतलब डाइजेशन की। तो अग्नि परीक्षा की महत्व आती है जैसे अल्पग्नि, अल्पग्नि वाले बंदों में सारे के सारे काम क्या है, निषेध है। और स्नेह की मात्रा इसी के ऊपर डिपेंड होती है और विरेचन की मात्रा भी इसी के ऊपर डिपेंड होती है। बस्ती द्रव्य की मात्रा भी और संसर्जन कर्म की मात्रा भी इसी के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये तो था अग्नि के बारे में। कोष्ठ जो है कोष्ठ से अगर हम बात करें तो ये क्रूर, मध्यम और मृदु होता है, आपको ये तो पता ही है। तो जो मृदु कोष्ठ के लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं कि दिन में एक या दो बार दिन में एक या दो बार मल त्याग करते हैं और पतले मल का वो त्याग करता है। ठीक है, आसानी से उसका मल आ जाता है और मल त्याग में बहुत कम समय लगाता है और उसको मल त्याग करने के बाद संतोष मिलता है। और क्षीर से ही, उष्ण जल से, कांजी से ही उसकी मल प्रवृत्त हो जाता है। ये मृदु है, बहुत मृदु है। मध्यम कोष्ठ के होते हैं दिन में एक बार आता है, सूस है तो मल आता है, थोड़ा थोड़ा हार्ड सा ही होता है। और मृदु की तुलना से इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। क्रूर जो कोष्ठ होता है ये तो बहुत ही मुश्किल है, प्रतिदिन मल त्याग नहीं होता, कठिन और शुष्क मल आता है और मल त्याग में अधिक समय लगता है और मल त्याग के बाद उसका संतोष भी नहीं मिलता, कि ऐसे नहीं लगता कि मैं अच्छे से फ्रेश हो चुका हूँ। अब कोष्ठ निर्धारण की पंचकर्मा में क्या महत्व होता है, स्नेही कर्म जैसे मृदु, मध्यम और क्रूर कोष्ठ होता है। आपको बता दूं 3, 5, 7 डेज तक करते हैं। ठीक है, एंड वमन कर्म भी इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण द्रव्य से मृदु, मध्यम और क्रूर कोष्ठ वालों में, और विरेचन भी सेम आता है। तो इसी कारण यहाँ पे कंसेप्ट में बता ही रखा है कि स्नेह में इंपॉर्टेंस है, वमन में और विरेचन में। तभी ये वहां पे भी पॉइंट आया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ अग्नि एंड कोष्ठ क्या है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको इंपॉर्टेंस क्या है कोष्ठ की और अग्नि की। अग्नि तो एक अभ्यवरण, एक जरण शक्ति आती है। कोष्ठ क्रूर, मध्यम और मृदु कोष्ठ की बात, इनके लक्षण बता दिए। और वही आता है कि इनके अनुसार स्नेह की, वमन की और विरेचन द्रव्य हम दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ, दैट्स इज क्लासिफिकेशन ऑफ विरेचन ड्रग। देखो आचार्य चरक ने विरेचन जो द्रव्य होते हैं, आपको पता है, मैं बता दूं, 11 मूलिनी बताए हैं, 10 फलिनी द्रव्य बताए हैं। इसके 11 मूलिनी बताए हैं जिसकी मूल यूज करते हैं, फलिनी जिसके फल यूज करते हैं, और 4 महास्नेह विरेचन में सहयोगी द्रव्य है, 5 नमक आएंगे, 8 मूत्र, 8 दूध। ये सारी चीजें इसमें यूज होते हैं विरेचन द्रव्य में। और शोधन के जो 6 वृक्ष बता रखे हैं वो भी विरेचन द्रव्य हैं। ठीक है, तो अब आप कहोगे तो सारा ही हो गया, हाँ सारा ही आएगा इसमें। देखो मूलिनी आ गया, फलिनी आ गया, दूध आ गया, मूत्र आ गया, स्नेही आ गया, नमक आ गया और शोधन के वृक्ष आ गए। अब 10 इसमें भेदनीय द्रव्य बता रखे हैं, वो क्या है, निशोथ, अर्क, एरंड, लांगली, दंती, चित्रक, चिरबिल्व, शंखनी, कुटकी, स्वर्णशिरी और विरेचनोपक के जो द्रव्य हैं। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें निशोथ, निशोथ तो इसमें यूज होता ही होता है। निशोथ है, अर्क है, एरंड है, एरंड आपको पता होगा विरेचन के लिए यूज किया जाता है। लांगली, लांगली के बाद आपके पास आएगा लांगली, दंती, धन चित्रक और चिरबिल्व आएगा। फिर शंखनी आता है, शंखनी को कूट दो और सारा स्वर्ण निकाल दो, शंखनी, कुटकी और स्वर्णशिरी। निशोथ आया, एरंड लाया, निशोथ तो आया, एरंड लाया,
एरंड लाया तो उसको दांतों पे लगाया और उससे उसको चित्रक मतलब कि ऐसे आग लग गई। ठीक है, चित्रक चिरबिल फिर शंख क्या करा, शंख को कूट के स्वर्ण निकाल लिया। अब विरेचनोपक की अगर बात करते हैं तो इसमें सारे जैसे कि द्राक्षा, गंभीरी फल, फालसा, ठीक है, अभय, अम्लकी, की ये सब आएगा इसमें। बड़े बेर, बेर, ठीक है, छोटे बेर, पीलू आता है, ये सब इसमें आएगा। ये इतना याद करने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये भी आपको याद करने की इतना जरूरत नहीं है। अब आता है यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ विरेचन ड्रग्स। ठीक है, तो ये आपको बता ही दिया। प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है, 6 गुण आएंगे। सेम वमन क्या है, सेम विरेचन क्या है, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विवाही, विकासी और प्रभाव। उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, गर्म होना चाहिए, तीक्ष्ण होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विवाही, विकासी और प्रभावी। 5-6 बार ऐसे ही बोलोगे, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विवाही, विकासी और प्रभावी, आपको इसे याद हो जाएंगे। देखो, तो इसमें बता रखा है उष्ण। उष्ण क्या करता है, दोषों का पाक करेगा, पकाएगा उनको और कोष्ठ की तरफ लेके आएगा। तीक्ष्ण चीज क्या करेगी, पाचन और छेदन करेगी, अपने स्थान से उसको निकालेगी। सूक्ष्म अनुश्रोतस में प्रविष्ट करती है, पाचन करेगी, ठीक है, और कोष्ठ के मुख को खोलती है। विवाही, इस गुण के कारण विरेचन द्रव्य पाचन होने से पहले ही, विवाही पाचन होने से पहले ही पूर्व ही शरीर में फैल जाती है। अब विवाही को ऐसे सोचो, विवाह, विवाह शादी से पहले ही रस्में स्टार्ट हो जाती हैं, तो वही है यहाँ पे ऐसे सोचना कि विरेचन द्रव्य पाचन होने से पहले ही पाक हो जाता है, उसका पूरे शरीर में फैल जाती है। विकासी, धातुओं को क्या करता है, ये श्लिष्ट करता है। विकासी, स मतलब श्लिष्ट करता है धातुओं को। प्रभाव मतलब उसको अपने प्रभाव के कारण नीचे से निकालता है वो। ठीक है, तो ये आपको इसका क्या याद रखना है, इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी 6 है, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विवाही, विकासी और प्रभाव। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें बता रखा है आपको वमन द्रव्य के गुण और विरेचन द्रव्य के गुण। देखो, वैसे तो सेम है, बस उसका प्रभाव वमन का ऊपर की तरफ है, इसका अधोभाग है। उसमें महाभूत कौन सा रहता है, अग्नि और वायु। इसमें पृथ्वी और जल रहता है, क्योंकि इसको नीचे की तरफ निकलना है, भारी चीज है। अग्नि तो हल्की है, ऊपर की तरफ जाती है, वायु भी ऊपर ही जाती है, और पृथ्वी और जल आपके भारी होता है, नीचे की तरफ जाएगा। इनकी संप्राप्ति बता दूं, जैसे उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विवाही, विकासी गुण वाली जो औषधियां ली, ठीक है, अपने वीर्य से क्या करेंगी, हृदय में जाएंगी। हृदय में जाने से क्या करेंगी, सारी धमनियों में घूमेंगी। फिर स्थूल, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे स्रोतस, उनमें सारे में जाके जितना भी जो स्थित दोष होते हैं उनको पिघलाकर, ठीक है, इधर उधर से गमन करते हुए आपको सारा कोष्ठ की ओर वो लेकर आ जाएगी। अगर अमाशय में आती है तो बेसिकली वमन होएगा, पक्वाशय में आता है तो विरेचन आ जाएगा। ठीक है, ये इतना कोई नहीं पूछता। अब आते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या, इसमें हम अलग अलग पढ़ लेंगे, पर इससे पहले यहाँ पे टाइप्स ऑफ विरेचन बता रखे हैं। टाइप्स ऑफ विरेचन में क्या होता है, चरक ने बताया एक मृदु विरेचन, एक सुख विरेचन, एक आता है तीक्ष्ण विरेचन। ये आपने पढ़े भी होंगे, मृदु, सुख, तीक्ष्ण। मृदु क्या होता है, जो सिर्फ क्या करता है, कोष्ठ स्थित पकने योग्य मगल आदि को बिना पकाए ही नीचे की ओर निकाल देता है। मृदु है, पकाता पकोता है नहीं, जो उसको मिलता है बाहर निकाल देता है, जिसमें आता है अमलतास। सूख क्या होता है, जो कच्चे और पक्के मल का पतला करके, ये क्या करता है, ये काम करता है वहां पे, कच्चा है या पक्का है उस मल को पका कर पतला कर कर सुखपूर्वक नीचे की तरफ निकालता है, जिसका एग्जाम्पल है निशोथ। तीक्ष्ण मतलब जो आपकी गांठें बनी हुई है ना, उनको तोड़ के विडोलित कर कर बाहर निकालता है, उसे कहेंगे स्नोई शीर। बहुत तेज होता है ये। ठीक है, एक मृदु है जो सिर्फ जो जैसा होगा उसको नीचे निकाल देगा, जैसे अमलतास। सुख विरेचन आता है कि जो आपका कच्चा पक्का मल उसको पतला करके निकालता है, जैसे कि आपका त्रिवृत निशोथ आएगा। तीक्ष्ण विरेचन जो आपके क्या करता है, कोष्ठस्थ मल की गांठे को तोड़कर विडोलित, गांठों को मतलब जो बिल्कुल हार्ड स्टूल हुई है ना, उसको भी निकाल देता है, ये स्नोही शीर। ये आपके चरक जी बोलते हैं। षडंदर जी ने 4 बताई हैं, अनुलोमन, स्त्रंसन, छेदन और रेचन, भेदन और रेचन, सॉरी। देखो, ये आपने पढ़ी होंगी ऑलरेडी डीजी में। तो देखो, अनुलोमन क्या होता है, अनुलोमन आपने वर्ड सुना होगा बहुत बार, हर की अनुलोमन काम करती है ना। तो ये एक प्रकार का मृदु विरेचन ही होता है, जिसमें आपका मलादि का परिपाक करके भाइयों के बंधन को भेदन करके गुदमार्ग से बाहर निकाल देते हैं। मतलब जो मृदु विरेचन में आपने पढ़ा है वही इसमें लिखनी है, डेफिनेशन जो इसमें लिखी है उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आएगा आपके पास, किसका, अनुलोमन का, हरित की। स्त्रंसन, स्त्रंसन में क्या आएगा आपके पास, स्त्रंसन क्या होता है बेसिकली,
जो द्रव्य कोष्ठ में स्थित पकने योग्य अम्ल आदि को बिना पकाए गुद से बाहर निकाल देते हैं, बिना ही पकाए गुद से बाहर निकाल देते हैं। मृदु वाला ही काम है अमलतास, वही। ठीक है। भेदन में क्या आएगा, जो द्रव्य शिथिल व भेदन है ना, भेदन मतलब तोड़ फोड़ के निकालेगा, टुकड़ों करके गुद मार्ग से बाहर निकालता है, उसका आएगा कुटकी। कुटकी मतलब कूट के, ऐसे सोचो उसको अंदर जो भी आपका गांठे गुंठे होंगे उनको कूट के ना, कूट के मतलब मार पीट के बाहर निकालता है, तो ये भेदन आएगा। रेचन मतलब जो पक्का और अपक्व अम्ल आदि को पतला करके, जैसे कि सुख विरेचन का बताया था, सुख विरेचन मैंने बताया था, वही इसमें रेचन का आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। फिर कुछ कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं इसकी सारी बन सकती हैं, जैसे लिखा है चूर्ण, वटी, आशा, वरिष्ठ, क्वाथ, यूष, दूध, जो भी आपको याद आए सब इसमें लिख देना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे आपका 6th पॉइंट, जनरल नॉलेज ऑफ सिंगल एंड कंपाउंड विरेचन ड्रग्स प्रॉपर्टीज एक्शन प्रिपरेशन प्रिजर्वेशन स्पेशल रेफरेंस टू किसका, त्रिवृत का, अरगवत का, एरंड का, कटुकी और जयपाल, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले त्रिवृत की बात करते हैं। आपको त्रिवृत जो है वो पीके करना है, पीके बताऊंगी ये क्या है। आपको ये पता ही होगा, इसका लैटिन नेम क्या है, ओपरकुलिना सरपेंटम होता है। फैमिली इसकी कन्वुलेसी होती है। त्रिवृत है, त्रिकोण है, कोण है तो कन्वुलेसी इसकी फैमिली होती है, और ओपरकुलिना टर्पेंथम आपको याद रखना है। और जो त्रिवृत है ऑलरेडी हम अभी पढ़कर आए हैं, ये भेदनी है, इसका एक्शन रहता है त्रिवृत का। और इसको जो बोलते हैं वो आप बोलते हो श्यामा आदि और अधोभागर। श्यामा तो बोलेंगे त्रिवृत है तो इसका पर्याय भी है श्यामा। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, अधोभागर। ठीक है। पर्याय इसके त्रिबंडी है, त्रिपुटा है, सरला, शोभा और रेचनी आता है। हिंदी में त्रिवृत को निशोथ बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको इंडियन जल्प बोलते हैं। इसकी बड़ी बहुवर्षायु सुदुग्ध वल्ली होती है, दूध वाली वल्ली होती है। रासायनिक संगठन आप देखोगे इसके अंदर अल्फा एंड बीटा टर्पेंटिन्स, ठीक है, स्कोपोलिटिन, और ये इतना कुछ याद करने की लोड़ नहीं है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे त्रिवृत है। त्रिवृत है तो यहाँ पे तिक्त कटु रस आएगा इसका, और उष्ण होगी ये वीर्य, ऑब्वियसली उष्ण होगा तभी ये विरेचन काम करेगा। कटु इसका विपाक होगा, और ये लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण होगा। ठीक है। और मैंने पीके क्यों बोला था, क्योंकि ये कफ और पित्त का क्या करता है, संशोधन करता है, निकालता है, और प्रभाव इसका क्या है, विरेचन है। आई रिपीटेड अगेन, त्रिवृत। त्रिवृत में आपको क्या याद रखना है, पहले इसका लैटिन नेम ओपरकुलिना टर्पेंथम, कन्वोल्वुलेसी इसकी फैमिली आती है। ठीक है। गण इसका चरक ने भेदनीय बोला है, सुश्रुत जी ने इसको श्याम आदि और अधोभागर बोला है। पर्याय इसके त्रिभंडी, त्रिपुटा, सरला, सुभा, निशोत बोलते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में इंडियन जल्प है। ठीक है। इसका रस तिक्त कटु रहता है, लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण इसके गुण हैं। विपाक इसका कटु है, वीर्य इसका उष्ण है, प्रभाव इसका विरेचन है, और कर्म इसका क्या है, पीके, डेट्स इज कफ और पित्त का संशोधन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरंड। एरंड बेसिकली आपको वात में भी बेस्ट मिलती है, तो यहाँ पे वात कफ आता है। तो एरंड का रेसिनिस क्यूमिनिस होता है, और इसकी जो फैमिली है यूफोर्बिएसी इसकी फैमिली है। चरक जी ने इसको बोला है एरंड जो है वो भैंसा है। ठीक है। ये मैंने वैसी ट्रिक बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। भैंसा वाओ ऐसे बोलेंगे एरंड को, भैंसा वाओ। भैंसा इज दे जस्ट फॉर लर्न, ओके। भेदनीय, स मतलब स्वेदोपग, अ मतलब अंग मर्द प्रश्मण। ठीक है जी। अगर किसी को पेन भी रहता है, एरंड तेल की मालिश करने से सही हो जाता है। स्वेदोपग होता है, भेदनीय होता है, भैंसा। ठीक है। वाओ, ओ, ठीक है। ब विदारी आदि गण, ठीक है। वात संशमन और अधोभागर आएगा। पर्याय इसके गंधर्व हस्त आता है, पंचंगुल है, वर्धमान उत्तान पत्रक है, व्याघ्र पूछ आता है, और इसको रेडी या अंडी भी बोलते हैं। कैस्टर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसकी दुग्ध वलई मतलब गुल्म वृक्ष होता है, कभी कभी ये ज्यादा भी हो जाता है। इसमें रेसिनिन होता है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके गुण की, तो ये मधुर होता है, मधुर है, गुरु है, लेकिन उष्ण है। और इसका अनुरस कटु कषाय रहता है, कटु कड़वा से भी रहता है, थोड़ा कसेला सा रहता है साथ के साथ। विपाक इसका मधुर है, या ये याद रखना कि इसका जो विपाक है वो मधुर है, तभी ये पित्त का शमन करता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मतलब पित्त का तो करेगा ही, कफ वात का ज्यादा करता है। और उष्ण इसका वीर्य आएगा। ठीक है जी। तो ये मत सोचना कि ये मधुर है इसका,
विपाक, तो इसका शीत वीर्य होगा। नहीं, ये उष्ण है, तब ये विरेचन ड्रग्स में है। और इसका क्या आएगा, कफ और वात का शमन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आरगवत। आरगवत को कैसिया फिस्टुला बोलते हैं। लेग्यूमिनेसिस की फैमिली है क्योंकि इस पे फलियां लगती हैं। ठीक है। चरक जी ने बोला कति विरेचन आशा है, कि ये हम आरगवत से आशा करते हैं कि ये कति विरेचन करवा देगा। कति मतलब हम भाषा में बोलते हैं, कति मतलब बहुत ज्यादा। कति विरेचन आशा है आरगवत से। कति मतलब कुष्ठघन, कंडुघन और तिक्तस्कंद और विरेचन। आशा मतलब अधोभागर, आरगवद आदि, शामा आदि एंड श्लेष्मा संशमन आएगा। पर्याय की बात करें, राजवृक्ष है, शंपाक है, चतुरंगुल, आरगवद, कृतमाल, ये जो आपको याद रहे वो आप कर सकते हो। हिंदी में से अमलतास या सियर लाठी भी बोलते हैं। पर गेटिंग केशिया इसको बोलते हैं। इसका वृक्ष होता है बेसिकली मध्यम प्रमाण का, 25 से 30 फीट का। ठीक है। सीड्स में सुगर्स और ग्लैक्टोमेनन होता है। फ्लावर्स में फिस्टुलिन होता है। तो ये इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका जो रस होता है ना आरगवत का, ये मधुर होता है और ये शीतवीर्य होता है। ठीक है। आरगवत आपका मधुर है, तभी ये थोड़ा क्या करता है, मृदु विरेचक होता है। मधुर होता है, ये स्निग्ध होगा, गुरु स्निग्ध मृदु, मधुर विपाक शीतवीर्य होता है। और मधुर और स्निग्ध होने से वात का शमन, शीत होने से पित्त का शमन करता है और रेचन करता है ये आपका अपने प्रभाव से। ठीक है। कटुकी, कटुकी में आएगा पीके। पीके से आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि इसका फैमिली, इसका नेम है लैटिन नेम, डेट्स इज पिकोरिजा कोरिया। ठीक है। और स्ट्रोफुलरेसी इसकी फैमिली है। पिकोरिजा कोरिया, स्ट्रोफुलरेसी फैमिली आती है इसकी। एंड इसका जो आएगा कटुकी का गण में आएगा कि बेल से तोड़ पमे। ठीक है। तो कटुकी तोड़ना है हमें, तो हम कहेंगे बेल से तोड़ पमे। बेल से, ब बे, वो वाला बेल नहीं है, ये बेल बोला है मैंने। ठीक है। तो भेदनी है, लेखनी है। और फिर स्तन्य शोधन और तिक्त स्कंद आएगा। पम्मी से पटोल आदि, पिपली आदि और मुस्त आदि आएगा। पर्याय की कटुका है, तिक्ता है, कटुरोहिणी, कांडरुआ, मत्स्य शकला, ये इसके पर्याय हैं। हिंदी नाम इसका कटुका, कटुकी, पिकुरिजा कारू। इसके रोमश रूप होता है बेसिकली ये। ठीक है। और ये जो कटुकी होता है, कटुकी, थोड़ा सा नाम से पता चल रहा है तिक्त सा होगा। कटुकी तो वर्ड आ ही रहा है बीच में। तिक्त है, लघु रुक्ष है, ये भी शीत होता है। कटुकी जो होता है शीत होता है, कटु विपाक होगा, ये पीके ही आएगा। ओके। नेक्स्ट आता है जयपाल। क्रोटोन्टिग्लियम होता है, यूफोर्बिएसी फैमिली है इसका, जो चरक ने विरेचन ही बोला है। दंती द्रवंती आपको ये पता ही होगा। एंड जमाल गोटा इसको बोलते हैं। परगेटिंग क्रोटोन, ये कटु है, लेकिन इसमें अलग से जो जयपाल याद रखना है वो गुरु इसका गुण आता है। गुरु रुक्ष तीक्ष्ण, तो चलो ठीक है, कटुष्ण भी ठीक है, और ये भी पीके आएगा। ठीक है। तो कटुकी भी पीके हैं, जयपाल भी पीके हैं, लेकिन आपका आरगवत भी पीके ही आएगा। ठीक है। और त्रिवृत भी पीके आएगा, लेकिन एरंड आपका वीपी आएगा, वीके। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सारा का सारा। तो ऑलरेडी मैं इनके बता चुकी हूँ। इनमें थोड़ा जो इनके गण है ना वो थोड़ा सा है, पर उसकी मैंने ट्रिक बनाई थी कि त्रिवृत का तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, वेदनीय है, और श्याम और अधोभागर है। एरंड का बताया भैंसा, वाओ, भेदनीय, लेखनीय, ओए सॉरी सॉरी सॉरी, भेदनीय, अंगमर्त प्रश्न और स्वेदो पग। एंड विदारी आदि गण, अधोभागर, वात संशमन आएगा। ठीक है। आरगवद में क्या आएगा, कति विरेचन आशा है। और कटुकी में क्या आएगा, बेल से तोड़ पम्मी। ठीक है। और जयपाल में तो है ही नहीं इतना कुछ, विरेचन ही है। तो ये इसका हो गया यहाँ पे 6 पॉइंट। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके 7th पॉइंट की, पूर्व कर्म ऑफ विरेचन, दीपन, पाचन, अभ्यंतर स्नेही एंड डाइट। देखो यहाँ पे जमाल गोटे की शोधन विधि दी हुई है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये कभी कभी 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। जमाल गोटे मतलब जयपाल की, जमाल गोटे के बीजों के छिलके छिलके उतार कर और गर्भ अंकुर निकाल कर। ठीक है। मतलब जो छोटा सा नहीं अंकुर निकल जाता है जब भी कोई उगने लगती है चीज, तो उसमें थोड़ी सी उग जाता है, वो उसी को बोला इन्होंने। उसको निकालकर गोदुग्ध में 1 प्रहर तक 3 घंटे तक स्वेदन करना है। उसके बाद गर्म पानी से धो लेना है। धोने के बाद नींबू के रस की भावना देनी है, उसको घोटना और धूप में सुखाना है। ठीक है। गोदुग्ध में तो 1 प्रहर तक उसको क्या करना है, स्वेदन करना है। फिर उसको गर्म पानी से धोना है और नींबू स्वरस की भावना देनी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, और धूप में सुखाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, पूर्व कर्म।
प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। तो प्री ऑपरेटिव में सबसे पहले तो आपको सारा सामान इकट्ठा होना चाहिए। आतुर की परीक्षा करनी है, आतुर की सिद्धता करनी है और दीपन पाचन और स्नेहपान करना है। ठीक है, तो इसके अंदर आता है आपके पास, देखो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज, क्या क्या चाहिए आपको, पानी चाहिए, शौचालय चाहिए। उपकरण में आपको क्या चाहिए, विरेचन पीठ या मलपात्र, ग्लास चाहिए बड़ा, कटोरी, भगोना, औषध, ठीक है, औषध योग, विरेचनोपग और उपद्रव निवारण औषधियां जैसे कुटज घनबटी है, कपूर रस है, जाति फल आदि चूर्ण है। अभ्यंग हेतु आपको तेल, घी, तेल, ये सब चाहिए आपको। परिचारक, 4 परिचारक चाहिए। आतुर परीक्षा में आपको रोगी की परीक्षा करनी है। रोगी मतलब उसके देश, बल, सातम्य, शरीर, ये सब देखना, उसकी प्रकृति, रोगी का चिकित्सा कंसेंट फॉर्म बहुत जरूरी है ये करना, और वाइटल रिकॉर्ड करने हैं। वाइटल रिकॉर्ड आपको तीनों टाइम करने हैं, प्री भी, पोस्ट भी और ऑपरेटिव टाइम भी। ठीक है। आतुर सिद्धता, आतुर की सिद्धता मतलब उस पेशेंट को क्या प्रिपेयर करना है। विरेचन के पहले आपको पाचन दीपन कर्म कराना चाहिए। स्नेहन स्वेदन कराने के बाद, संसर्जन कर्म के बाद जब दोबारा से स्टार्ट करना है तो वमन के बाद संसर्जन कर्म जैसे कराते हैं। जैसे वमन आपने कराया 7 दिन, उसके बाद संसर्जन कर्म चला। उसके बाद क्या होता है, प्रयोग के बाद 9, 10 और 11वें 12वें दिन स्नेहपान करना है। फिर 4 दिन तक क्या करना है आपको, स्नेहपान देना है। ठीक है, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें दिन आपको स्नेहपान देना है। स्नेहपान के बाद आपको यहाँ पे विरेचन द्रव्य देना है उसको। ठीक है, अब आता है यहाँ पे आपका मैनेजमेंट ऑफ 3 गैप डेज एंड मैनेजमेंट ऑन मॉर्निंग ऑफ विरेचन प्रोसीजर। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट ऑफ 3 गैप डेज, स्नेहन, सम्यक स्नेहन होने के बाद, जैसे आपने 9वें, 10वें, 11वें, 12वें दिन किया, इसके बाद आपको 3 दिन तक गैप रखना है, विश्राम रखना है, और चौथे दिन आपको विरेचन देना है। समझ आया? जैसे 3 दिन स्नेहन दिया, 3 दिन विश्राम किया, उसके चौथे दिन आपको विरेचन देना है। ठीक है, 3 दिन स्नेहन, 3 दिन विश्राम और उसके 4th डे आपको क्या करना है, विरेचन देना है। विरेचन का प्रयोग प्रातःकाल खाली पेट किया जाता है। तो ये इसका मॉर्निंग टाइम बता दिया कि प्रातःकाल किया जाता है। रोगी की मानसिक दृष्टि से ऐसे तैयार करना चाहिए उसको, और संपूर्ण 3 दिन में जो भोजन रहेगा उसका वो उष्ण देना है आपको, द्रव देना है, स्निग्ध देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें प्रिपरेशन ऑफ विरेचन कल्प, अनुपान, डोज, मेथड्स ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये 10th पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। इसमें क्या आता है, प्रयोज्य औषधि की कल्पना। देखो मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति के लिए तो आपको सिंपल गुड़, गन्ने का रस, दूध भी काफी होता है। ठीक है, और मृदु विरेचन के योग्य रोगी जैसे दुर्बल है कोई, पहले भी शोधन लिया हुआ है, जो अल्प दोष वाला हो, जो पतला सा हो बंदा बेचारा, उसको आपको कराना है। और क्रूर कोष्ठ वाला है, उसमें आपको तीक्ष्ण विरेचन कराना है। वेशभूषा ज्यादा ढीले, ज्यादा टाइट कपड़े नहीं उसको डालने हैं। ठीक है, औषधि मात्रा तो उसकी आपके कोष, दोष और अग्नि के अनुसार आपको देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बताई है क्या इसकी मात्रा रहेगी। तो यहाँ पे कल्पना है, यहाँ प्रधान, मध्यम और हीन मात्रा इन्होंने बता रखी है। तो अगर आप कल्पना की बात करते हो, मैं कल्पना की बात कर रही हूँ, मैं किसी मेडिसिन की बात नहीं कर रही हूँ। कल्पनाएं आपको पता है, क्वाथ होता है, चूर्ण, सबरस, उष्णोदक ऐसे हैं। फिर दोष अनुसार बताएंगे, फिर इसकी पोस्ट अनुसार देखेंगे। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना है, मैं आपको याद भी साथ साथ करा दूंगी। देखो पहले आता है काढ़ा, विरेचन क्वाथ मात्रा। क्वाथ क्या आएगी, 2, 1, 1.5। समझ आई? आपको प्रवर, अवर और मध्यम लिखना है, मतलब प्रधान, मध्यम और हीन लिखना है। प्रधान में 2 आएगी, जो काढ़ा आएगा 2 पल, 1 और आधा आएगा। जो कल्क चूर्ण है, कल्क चूर्ण और चूर्ण के जैसे आप मोदक बना देते हो, लड्डू बना देते हो, तो इसका इससे आधा आएगा काढ़े से, क्योंकि कल्क में होती है ज्यादा जान, क्योंकि उसमें से हमने कौन सा पानी थोड़ा डाला है एक्स्ट्रा। तो इसमें आपको याद रखना है 1, 2 कर्ष, कर्ष बोल रही हूं मैं, 1 पल, 2 कर्ष और 1 कर्ष। ठीक है, अब आती है स्वरस। स्वरस की बिल्कुल सेम एज इट इज, कल्क के जैसी। उष्णोदक, उष्णोदक गर्म पानी की बात करें तो गर्म पानी है, पानी है तो ज्यादा देना पड़ेगा, 3 पल, 2 पल, 1 पल। ठीक है, काढ़ा आपको देना है 2, 1 आधा। जो कल्क है, चूर्ण है और मोदक है और जो आपका स्वरस है, वो आपको देना है 1 पल, 2 कर्ष, 1 कर्ष। और जो आपका उष्णोदक है वो 3 पल, 2 पल, 1 पल देना है। ठीक है जी।
नेक्स्ट आते हैं दोष अनुसार। वात में आपको देना है अत्रिवृत चूर्ण, शुंठी चूर्ण, सेंधा नमक, जांगल रस से। पित्त में त्रिवृत चूर्ण द्राक्षाक्वाथ से, और यहाँ पे त्रिकटु देना है या त्रिफला या गौमूत्र। ठीक है, अब ये जो टेबल है ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है और मैं आपको ये साथ के साथ याद कराऊंगी। ये कोस्ट अनुसार है कि कोस्ट के अकॉर्डिंग आपको कितनी मात्रा उसको देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कल्पनाएं बता रखी है, यहाँ पे मेडिसिन बता रखी है जो नॉर्मली यूज की जाती हैं, और कॉस्ट बता रखे हैं। आपको पता है क्रूर कॉस्ट सबसे ज्यादा वैसा होता है जिसमें ज्यादा मेडिसिन देनी पड़ेगी, देन मध्यम, एंड देन आपका मृदु कॉस्ट आता है। ठीक है, तो ये मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका इच्छा भेदी रस, जो बहुत कॉमन यूज किया जाता है। इच्छा भेदी रस, जमाल गोटा युक्त योग और अभ्याधि मोदक। तो इसमें आपको देना है 500 mg इच्छा भेदी। ई जो डालते हो वो आप थोड़ा 5 की तरह डालते हो, तो ऐसे याद रखना है। तो 500 का हाफ 250, 250 का हाफ 125 mg, ये mg में है। नेक्स्ट आता है एरंड स्नेह। तो मैं आपको बता दूं एरंड स्नेह और जो लास्ट 6 देखोगे द्राक्ष और आरगवद, आपको इसको याद रखना है एडीए, एडीए। ए मतलब यहाँ पे आएगा आपके पास आरगवद आदि, और डी से द्राक्षा, और आपका ए से आरगवद एरंड आएगा। ठीक है, एरंड स्नेह, आरगवद और द्राक्षा क्वाथ आएगा। जो ये स्नेही होगा ये ml में आएगा, और ये जो आएगा आपके पास एडीए ये 120 आता है। ऐसे सोचो एडीए का जो एग्जाम होता है वो 120 नंबर का होता है। तो 120 की हाफ 60 की हाफ 30 ml होगी। ठीक है, अब आती हैं ये 3, 4 और 5 नंबर वाला। इसमें आता है आपके पास चूर्ण। देखो त्रिवृत चूर्ण, त्रिवृत के बाद स्नाय योग, स्नाय के बाद जैसे ऐसे सोचो त्रिवृत को सुखाया, त्रिवृत मतलब त्रिवृति हो गया, सुखाया मतलब स्नाय हो गया। ठीक है, त्रिवृत को सुखाया और फिर उसका क्या बन गई, एक गोल सी बन गई, गोल गुलाब सा बन गया, ये भी सुखा दिया, इसबगोल और गुलाब पत्र। फिर आपने पंच संकार, ठीक है, अविपत्तिकर और त्रिफला, ये सब आता है। तो आपको पता ही होगा नॉर्मल 15 ग्राम लेते हैं इनको, 15 यहाँ पे 8 ग्राम, यहाँ पे 4 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डोज रहती है। इच्छा भेदी की, अभ्याधि मोदक की, जमाल गोटे की रहेगी 500 mg, 250 120 mg। एडीए की रहेगी, एरंड की, स्नेह की, आरगवद की, पात की और द्राक्षा की रहेगी 120 ml, 60-30। त्रिवृत, स्नाय, इसबगोल और गुलाब पत्र, पंचसंकार और विपत्तिकर और त्रिफला, इनकी 15, 8 और 4 ग्राम रहेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, तो ये ध्यान से समझ लेना है। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ विरेचन कर्म एंड मैनेजमेंट ड्यूरिंग विरेचन कर्म एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये जो पॉइंट है आपका ये 11th पॉइंट है सिलेबस का। तो क्या है ये विरेचन के प्रधान कर्म। देखो विरेचन योग देने से लेकर जब तक विरेचन के वेग आते रहते हैं उस सारा वो प्रधान कर्म में आएगा। तो सबसे पहले तो विरेचन औषधि का प्रयोग, सेकंड नंबर रोगी का निरीक्षण, वेग निर्णय करने हैं, और सम्यकहीन अतियोग और उपद्रव का शमन करना है। तो विरेचन औषधि प्रयोग, तो पहले बता दें आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके उसको देना है। ठीक है, उसके कोस्ट के अनुसार उसको विरेचन देना है। ठीक है, वाइटल्स रिकॉर्ड कर लेना है। अब आता है रोगी निरीक्षण। विरेचन औषध पिलाने के बाद रोगी पर ध्यान रखना है, कभी कभी औषध के स्वादु न होने से उसकी गंध से ही वमन हो जाता है। ठीक है, तो चमेली मतलब इतने ज्यादा गंदी स्मेल आती है कि उससे वॉमिटिंग हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे आपको उसमें पहले ही आपको सुगंधित फूलों का थोड़ा माला पहना देनी है उसको, जिससे उसको इतनी स्मेल ना आए। और रोगी का निवास स्थान में रहना है और बार बार थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पिलाना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वैसे तो जो भी आप देते हो विरेचन तो उसके बाद गर्म पानी पिलाते हैं, लेकिन जमाल गोटे के केस में ऐसा नहीं है। जमाल गोटा जब आप देते हो तो वहां पे उष्ण की जगह ठंडा ठंडा पानी आपको देना है। ठीक है, जैसे इच्छा बेदी है, इच्छा बेदी में भी आपको यही काम करना है, ठंडा पानी देना उसके बाद। नेक्स्ट आता है समुचित विरेचन होने पर। समुचित अगर बात करें तो पहले निकलता है मल, फिर निकलते हैं पित्त, देन कफ निकलता है। ठीक है, पहले मल, फिर पित्त, फिर कफ निकलता है। शरीर में कृशता, दुर्बलता और लघुता रहती है, और विरेचन औषध पच जाने पर रोगी को पुनः
रोगी को भोजन कर पुनः दूसरे दिन विरेचनार्थ औषध देनी चाहिए। और यदि फिर भी विरेचन ना हो तो 10 दिन के पश्चात आपको दोबारा स्नेह स्वेदन आपको कर कर देना चाहिए। ठीक है। वेग का निर्णय देखो, विरेचन और योग पिलाने के बाद मल से युक्त पहले जो 2-3 वेग होते हैं उसको तो आपको काउंट नहीं करना है। और विरेचन में प्रवर, मध्यम और अवर शुद्धि के अनुसार आपको पता चल जाएगा कितने कितने वेग आते हैं। तो इसका भी टेबल है। वेग जो है प्रवर में 30 आने चाहिए, उसमें 20, इसमें 10। मान मतलब उसकी मेजरमेंट देखें तो इसमें 1 प्रस्थ आएगी, नहीं 4 प्रस्थ आएगी, इसमें 3 प्रस्थ, इसमें 2 प्रस्थ आएगी। अंत में सम्यक कफ ही निकलेगा। लक्षण सम्यक विरेचन के आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब सम्यक अतियोग और अयोग के लक्षण। ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताती हूँ सबसे पहले सम्यक के लक्षण। सम्यक सिंपल सी बात है, अगर आपको विरेचन हो गया ढंग से तो शरीर की शुद्धि हो जाएगी, लघुता होएगी, उस रोग को मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। आप स्वस्थ फील करोगे और क्रमशः आपसे कफ, पहले मल निकलेगा, पित्त निकलेगा, कफ निकलेगा और वात का निकल जाएगा। अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, इंद्रिय प्रसाद हो जाएगी। अगर हीन हो गया, वही चीज अगर आपकी कम हुई तो क्या होगा, पहले कफ बढ़ेगा, पित्त और वात प्रकोप हो जाएगा। ठीक है। अग्नि मंद, गौरवता, प्रतिशय, तंद्रा, छर्दी, अरुचि, कफ वाले लक्षण आपको बता देने हैं सारे। अति हो गया तो इसमें सारे कफ, रक्त, वात का क्षय हो जाएगा। ठीक है। सीरीज आपको याद रखनी है, सीरीज इसमें सिंपल ही है, उल्टा चलना है, कफ, पित्त, वात। पित्त की जगह यहाँ पे रक्त बोल दिया, कफ का, रक्त का, वात का क्षय हो जाएगा। अब जब वात का ही क्षय हो जाएगा तो सुन हो जाएगा, सुन हो जाएगा तो वहां पे उसको पेन रहेगा, क्लम, कंपन, निद्रा का नाश, बल का भाव, तम प्रदेश, उन्माद, हिक्का, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके पश्चात क्रम। पश्चात में आपको याद रखना है, पश्चात अगर बात करें, पश्चात आएगा संसर्जन कर्म, तर्पण औषध, संयम नियम और विरेचनोत्तर कर्म। तो इसमें आपको क्या करना है, वमन के बाद क्या करते हैं, जैसे वमन के बाद धूमपान कराते हैं, सेम इसमें भी आप मतलब केवल धूमपान नहीं कराना है, विरेचन के पश्चात धूमपान नहीं कराना है। ठीक है जी। और सारे वमन के जैसा ही है। सबसे पहले संसर्जन कर्म कराते हैं। तो मैं आपको सिंपल याद कराती हूँ इस टेबल को। इस टेबल में कुछ भी नहीं है, आप अपने हाथ से टेबल बनाओ, लिखो 1 2 3 4 5 6 7 डेज, लिखा ऐसे लंबे लंबे साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 दिन लिखे और लिखना है प्राय साए, प्राय साए, प्राय साए, प्राय साए, मतलब यही लिखना है। देखो पहले में तो भोजन नहीं करना, काटा मारना है। फिर आपको 3 बार पेया लिखना है, पेया पेया पेया, फिर 3 बार विलेपी विलेपी विलेपी, 3 बार पेया पेया पेया, फिर 3 बार विलेपी विलेपी विलेपी, फिर अकृत्यूष 1 बार, फिर 2 बार कृत्यूष कृत्यूष लिखना है, फिर अकृत मासरस, फिर 2 बार कृत मासरस लिखना है और फिर सामान्य आहार आएगा। ये सीरीज जो है वो आपको याद रखनी है। पहले पेया पेया पेया, विलेपी विलेपी विलेपी, अकृत्यूष, फिर कृत्यूष कृत्यूष, अकृत मासरस, कृत मासरस, कृत मासरस और सामान्य आहार। ये है प्रवर शुद्धि अगर हुई है तब। अगर मैं इसी को आपको मध्यम में बताऊं तो मध्यम में क्या करना है, जैसे 3 पेया थे ना, वहां पे 1 घटा दो, एक एक घटाते जाना है, 2 पेया कर दो, 2 पेया कर दो, 2 विलेपी कर दो। ठीक है। फिर 1 अकृत्यूष कर दो, फिर कृत्यूष 1 कर दो, फिर अकृत मासरस कर दो, कृत मासरस कर दो और सामान्य भोजन। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 5 दिन पे ही काम निमट जाएगा, निमट गया ना। एक एक घटाते जाना है, जो पहले ही 1 है उसको तो मत घटाना, जो पहले जैसे अकृत्यूष है और अकृत मासरस है ना, उसको मत घटाना, वो तो पहले ही 1 है, औरों को एक एक कम करना है। और जो आपकी अवर वाली है उसमें क्या करना है, पेया, चलो 1 पेया रह गया, 1 विलेपी। अब जो अकृत्यूष और कृत्यूष था ना उसको इकट्ठा कर दिया उन्होंने, अकृत और कृत, मतलब कृत अकृत्यूष, और ऐसे ही कृत अकृत मासरस कर दो और सामान्य भोजन। ये 3 दिन आएगा, सिंपल। समझ आया? जो मैं दोबारा बता देती हूँ क्या करना है। देखो 3 बार पेया पेया पेया, फिर 3 बार विलेपी विलेपी विलेपी, फिर अकृत्यूष आ जाएगा, फिर 2 बार कृत्यूष कृत्यूष, फिर अकृत मासरस, फिर कृत मासरस और फिर सामान्य भोजन आ जाएगा। ये प्रवर की बात है। अगर मध्यम की बात करेंगे तो इसमें एक एक चीज घटाते जाना है। पेया 3 बार था तो 2 बार कर दो, विलेपी 3 बार था तो 2 बार कर दो,
अकृत्युष तो पहले ही एक बार था तो उसको एक बार रहने दो। कृत्युष 2 बार था उसको एक बार कर दो। अकृतमाश्रस एक बार था एक बार रहने दो। कृतमाश्रस 2 बार था उसको एक बार रहने दो। फिर सामान्य भोजन। इसमें 7 दिन आएंगे, इसमें 5 दिन, इसमें 3 दिन आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका पे आ जाएगा, फिर विलेपी, फिर अकृत, कृत अकृत इकट्ठा आ जाएगा, कृत अकृत्युष और माश्रस इकट्ठा आ जाएगा। फिर आता है ये संसर्जन क्रम बताना है बाद में, और फिर आता है तर्पण औषध। तर्पण औषध क्या है? अब रोगी की निर्बलता और दोष आदि का विचार कर संसर्जन क्रम के स्थान पर, अगर संसर्जन क्रम नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे तर्पण क्रम कर सकते हो। उसको थोड़ी तर्पण औषधियां दे दो, जैसे मुनक्का, वृक्षामल, इमली, अनारदाना, ये चीजें आप पिला सकते हो। फिर आता है संयम नियम। संयम नियम आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये संयम नियम कौन सा होता है? ये परिहार्य विषय होता है, मतलब जो चीज आपको नहीं करनी है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको हर एक कर्म में नहीं करनी होती है, सबकी सेम रहती है। देखो, ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा खड़ा नहीं होना, ज्यादा देर बैठना नहीं है, ज्यादा चलना नहीं है, ठीक है, ज्यादा धूप का सेवन नहीं करना, ज्यादा वायु का सेवन नहीं करना, ठीक है, रात्रि में जागना नहीं है, दिन में नहीं सोना, व्यवाय नहीं करना, व्यायाम नहीं करना, विरुद्ध आहार नहीं करना, वेग का धारण नहीं करना। ये सारी नॉर्मल चीजें हैं, ये आपको सारी की सारी क्या करना है? नहीं करना है। कोई भी कर्म आ जाए ना तो आपको ये चीजें लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपका परिहार्य विषय आ गया। अब इसके बाद आते हैं इसमें विरेचन उत्तर कर्म। विरेचन उत्तर कर्म था, पहले था संसर्जन कर्म, देन तर्पणोषण, देन संयम नियम, लास्ट था इसमें विरेचन उत्तर कर्म। मतलब विरेचन के बाद क्या करना है? देखो, विरेचन पश्चात कोई शोधन कर्म नहीं करना हो तो, मतलब आपके उसके बाद विरेचन के बाद कुछ नहीं करवाना, मतलब निरोअनवासन वगैरह कुछ नहीं कराना, तो आपको सीधा संसर्जन कर्म के बाद शमन चिकित्सा स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यदि विरेचन पश्चात रोगी को बस्ती देनी है तो 9 दिन पहले अनुवासन बस्ती देनी चाहिए, फिर 3 दिन के बाद अभ्यंग करके उसको निरू देनी, मतलब 9वें दिन उसको अनुवासन देनी है, फिर 3 दिन पे आपको क्या करना है? निरू देनी। विरेचन के 7 दिन का गैप आपको निरू के बीच में जरूर रखना है, पहले भी बाद में भी 7 दिन का गैप जरूर रखना है, क्योंकि विरेचन से कोष्ठ खाली हो जाते हैं और इस स्थिति में अगर निरू बस्ती दी जाए तो शरीर में नष्ट हो जाएगा शरीर। ठीक है, वमन में इतना डिफरेंस है, वमन में बाद में धूमपान कराते हैं, विरेचन में धूमपान नहीं कराना। अब आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, ये आपका 15 पॉइंट है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ विरेचन एंड देयर मैनेजमेंट। देखो, मैंने इसकी एक कार्टून सा बना रखे हैं, आता तो है नहीं मुझे इतना ज्यादा अच्छे से बनाना, बस थोड़ा सा याद करने के लिए एक स्टोरी से बना रखी है, क्योंकि ये नाम से ना याद तो ऐसे रहते नहीं है, एक स्टोरी बना के याद रहते हैं। तो इसमें आपको भी स्टोरी समझनी है, या फिर आपको वैसे याद है तो एज यू विश, मैं तो आपको ऐसे करा सकती हूँ जैसे मैंने किया हुआ है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में आता है सबसे पहले आधमान। जैसे उस बंदे को आपने विरेचन दिया, इतना ज्यादा दे दिया कि उसका पेट फूल गया। देखो यहाँ मैंने पेट फूला हुआ दिखा दिया। फिर पेट फूल गया, अब इतना ज्यादा भर गया कि स्त्राव निकलने लग गया, परिस्त्राव। परिस्त्राव हो गया, परिस्त्राव से उसके हृदय में ग्रह हो गया, हृदय भी जकड़ गया उसका। हृदय जकड़ गया तो सारा शरीर में भी हो गया जकड़ाहट, अंग ग्रह हो गया। ठीक है, फिर उसका विभ्रंश हो गया। अब आपने ज्यादा दे दिया तो वो सारा उसका फट गया, वहां से विभ्रंश हो गया। उससे क्या हुआ, वहां पे स्टिफ हो गया वो। ठीक है, वो बिल्कुल स्टिफ हो गया बंदा, कॉम्प्लिकेट। अब जैसे वो अब जाएगा ही नहीं वॉशरूम, क्योंकि उसका विभ्रंश हो गया, उसको पेन होगा जाएगा, तो वहां पे उसको स्टिफ हो गया वो। फिर उसके और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएंगे और वहां पे काला पड़ जाएगा सॉरी, क्लम हो जाएगा। ठीक है, काला पड़ जाएगा वहां से, ऐसे आपको सोचना है। फिर वहां से आपको काटना पड़ेगा और रक्त उसको देना पड़ेगा, परिकर्तिक और जीवादान आता है। ठीक है, ये तो जस्ट एक स्टोरी है कि ज्यादा ऐसे विरेचन हुआ तो आधमान हो गया, आधमान के बाद परिस्त्राव हो गया, हृदय में ग्रह हो गया, अंग में ग्रह हो गया, फिर विभ्रंश हो गया, विभ्रंश के बाद उसका स्तब्ध हो गया, फिर उपद्रव, फिर क्लम, फिर उसका परिकर्तिक और जीवादान आता है। ठीक है, तो ये 10 बता रखे हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन। अब इनकी आती है ट्रीटमेंट। देखो, आधमान अगर हो गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको अभ्यंग, स्वेदन, गुदवर्ती, निरु, अनुवासन बस्ती देनी है, आपको मालिश करना है, स्वेदन करना है, गुद की वर्ती देनी है और निरु अनुवासन बस्ती देनी है, और शिवाचार, पाचन और हिंगवादी वटी आप दे सकते हो। सिंपल याद करो, हिंगवादी वटी। ठीक है, परिकर्तिका उसको हो रहा था तो आपको क्या करना है, जो उदुम्बर होता है ना, उदुम्बर की त्वक का क्वाथ लेना है। परिकर्तिका मतलब कैंची के समान इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी उसके, से कैंची से कोई काट रहा हो,
तो कटिंग टाइप ऑफ पेन होता है ये। उदुम्बर की त्वक का क्वाथ लेना है आपको आधा लीटर, उसके अंदर 100 ml तिल का तेल मिक्स करना है। तिल का तेल पेन के लिए अच्छा रहता है, बात का शमन करता है। तो इसका आधा इसमें पीस से इसको पिच्छा बस्ती देनी है, ठीक है। इससे उसको क्या देनी है, पिच्छा बस्ती देनी है। नेक्स्ट परिस्त्राव, स्त्राव हो रहा था अल्प दोष है तो कोटज घन वटी दो, नाक केसर चूर्ण दो, शंखोदर दो। अधिक है वमन कराना है आपको, ऊपर है अधो है तो विरेचन कराना है। हृदय ग्रह हो चुका है तो वमन कराओ। अंग पूरे अंग में दर्द है तो तेल अभ्यंग स्वेदन कराना है। जीवादान की बात आती है, शुद्ध रक्त निकलने को जीवादान कहते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको नगोद्र जो नगोदर आदि गण होते हैं इनके क्वाथ में घृत मिलाकर पिच्छा बस्ती देनी है। नगोदर आदि गण में घृत मिलाकर पिच्छा बस्ती देनी है जीवादान पे, ये आपको याद रखना है। विभ्रंश हो गया, विभ्रंश गुद का भी हो सकता है, संज्ञा का भी, और कंडुक पीढ़ी का भी हो सकता है। अगर गुद भ्रंश हो गया तो वट गुल्लर ये होता है ना, इनके क्वाथ में फिटकड़ी का चूर्ण मिक्स करके गुदा में पीछू धारण करना है। जैसे वट या गुल्लर, इनके पत्तों का काढ़ा बनाना है, उसमें फिटकड़ी का चूर्ण डालना है, उसे पीछू से धारण करना है। जाता आदि तेल आपको लगाना है, गुदा को अंदर प्रविष्ट करवाना है। संज्ञा नाश हो गया तो उसको शीतल तेल आदि से लेप करना है। कंडू पीढ़ी का है तो तीक्ष्ण संशोधन। स्टिफ हो गया तो वहां पे लंघन पाचन तीक्ष्ण विरेचन बस्ती देना है। कॉम्प्लिकेशन आ चुके हैं तो स्नेहन स्वेदन वात नाशक उपचार, और क्लम है तो वहां पे आपको लंघन पाचन स्वेदन तीक्ष्ण संशोधन करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट आता है विरेचन कारमुक्ता मोड ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जैसे ही आप ये 6 गुण वाली औषधि लेते हो, हृदय में जाएंगी, हृदय में जाएंगी, धमनियों में जाएंगी, धमनी से छोटे बड़े जितने भी चैनल्स हैं वहां पे जाएंगी, और उष्ण गुणों से पिघलाएगी, और तीक्ष्ण गुणों से वहां से मतलब जो चिपके हुए दोष है उनको उखाड़ कर अमाशय में लाएगी और नीचे से प्रवृत्त कराते, उसे विरेचन कहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे मॉडर्न में अगर देखें तो फिजियोलॉजी क्या रहती है इसकी, इसमें टाइप ऑफ परगेशन आपको याद रखना है बस। लेग्जेटिव्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो लेग्जेटिव है, इसमें आपका आता है लेग्जेटिव, परगेटिव और लेग्जेटिव परगेटिव, बस 2 ही आते हैं, ठीक है, लेग्जेटिव और परगेटिव। देखो तो लेग्जेटिव्स क्या होते हैं, दीज आर ड्रग दैट प्रमोट इवोल्यूशन ऑफ बॉवल्स, जो बॉवल्स को निकालने में प्रमोट करते हैं। और ये 2 टाइप के बेसिकली बता रखे हैं, एक लेग्जेटिव एक परगेटिव। लेग्जेटिव क्या होती हैं, जो माइल्डर एक्शन करते हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत काम करते हैं कि एलिमिनेट हो जाए, सॉफ्ट कर देते हैं, एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट बट फॉर्म्स टूल। परगेटिव के होते हैं, ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन होते हैं रिजल्टिंग इन मोर फ्लूइड एवोल्यूशन, पानी पतला बना के निकालते हैं। और ये भी 4 टाइप के हैं, एक बल्क परगेटिव, बल्क मतलब कि नॉन मेटाबॉलिज्म होता है, रिटेनिंग वाटर, प्रमोटिंग पेरास्टालिसिस करता है, ठीक है। लुब्रिकेंट्स में जो लुब्रिकेट करता है इंटेस्टाइन को, फिकल मैटर को, जैसे लिक्विड पैराफिन आता है। इरिटेंट मतलब जो पेरिस्टालिस मूवमेंट को इरिटेट करता है, कैस्टर ऑयल आता है, इसके अंदर मरकरी आती है। और एक लास्ट आता है इसके अंदर आपका ऑस्मोटिक परगेटिव, ठीक है। ये क्या होता है, सोल्यूट दैट आर नॉट एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन, रिटेन वाटर ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोटिकली एंड डिस्टेंड द बॉवल, इंक्रीजिंग पेरिस्टलिक इनडायरेक्टली, ठीक है। ये कुछ इतना कोई पूछता नहीं है वैसे। मोड ऑफ एक्शन अगर देखें विरेचन कारमुक्ता, तो आपको वही इसकी जो ये बता रखा है इन्होंने पूरी संप्राप्ति टाइप में, ये आपको बताना है कि कैसे कैसे वो काम करती है, ठीक है। एंड चरक अनुसार एक बार मैं पढ़ाई देती हूँ कि अग्नि को शांत करने के लिए जैसे उसमें पानी छिड़कते हैं ना, सेम इन्होंने बता रखा है। सुश्रुत जी ने कहा है जैसे जल को निकाल देने पर जल के आश्रय से रहने वाले जो मछलियां वगैरह होती हैं वो खुद मर जाती हैं, तो सेम इन्होंने उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया विरेचन कर्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई है या नहीं हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करना। और जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और एक और बात आपको कहनी थी मुझे कि जिस भी स्टूडेंट को बीएमएस 4th ईयर की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, बीएमएस 4th ईयर की किसी भी सब्जेक्ट की या फिर पीजी प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है,
तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल BMS लेक्चर 17 पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे पर्सनली जीमेल कर सकते हो। माय जीमेल आईडी इज bmslectures910@gmail.com। ये आपको मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आप मैसेज कर सकते हो मुझे मेरे जीमेल पे और टेलीग्राम पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर